नेक्स्ट है इसमें संविधान की विशेषताओं में संघात्मक शासन प्रणाली। किसे कहते हैं संघात्मक शासन प्रणाली? जिसमें दोहरी शासन प्रणाली हो, या इसको हम इस तरीके से भी जान सकते हैं कि शक्तियों के केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण के आधार पर शासन का जो स्वरूप निर्धारित किया जाता है उसे ही संघात्मक अथवा एकात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। यदि शक्तियों का केंद्रीकरण है, माने शासन संबंधी जो शक्तियां हैं वो एक ही सरकार के पास है, एक ही जगह केंद्रित हैं, तो वो कौन सी शासन प्रणाली हुई? एकात्मक शासन प्रणाली। यदि शासन संबंधी जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा कर दिया गया है केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों में, तो उसे हम कहते हैं संघात्मक शासन प्रणाली। तो हमारे देश में संघात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है संविधान में, जिसके अंतर्गत जो शासन प्रणाली है उसका दोहरा रूप है। दो तरह की सरकारें हैं, एक सरकार केंद्रीय स्तर पर है और जितने भी प्रांत हैं हर प्रांत में, हर राज्य में अलग अलग सरकारें हैं। कितनी सरकारें हैं प्रांतों में? 28 प्रांत है तो 28 सरकारें हैं और केंद्र में एक सरकार है। तो इनके लिए जो कानून निर्माण संबंधी शक्तियां हैं उनका बंटवारा संविधान में ही कर दिया गया है। संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन 3 सूचियों के अंतर्गत जो कानून निर्माण संबंधी विषय हैं उनका बंटवारा कर दिया गया है। संघ सूची में 97 विषय हैं और उन पर कानून बनाने का अधिकार है केंद्रीय सरकार को। राज्य सूची में 66 विषय हैं, उस पर कानून बनाने का अधिकार है प्रांतीय सरकारों को या राज्य सरकारों को। और इसी तरह से समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 47, और उस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। और यदि दोनों ने ही उन 47 में से किसी विषय पर कानून बना दिया और दोनों का जो कानून है विरोधाभासी है, तो ऐसे में जो राज्य सरकार का कानून है वो रद्द हो जाएगा। यदि पूरा ही केंद्र सरकार के कानून के विरुद्ध है तो पूरा कानून रद्द होगा। यदि कानून का कुछ हिस्सा केंद्रीय सरकार के कानून के विरुद्ध है तो उतना हिस्सा रद्द हो जाएगा। तो इस तरीके से जो शक्तियां हैं उनका विकेंद्रीकरण इसमें किया गया। इसी तरह से संघात्मक शासन प्रणाली की एक अनिवार्यता होती है द्विसदनीय विधान पालिका। कल आपको बताया गया था ना कि विधान पालिका के 2 सदन हैं, निम्न सदन है लोकसभा और ऊपरी सदन है राज्यसभा। जहाँ संघात्मक शासन प्रणाली होती है वहाँ विधान पालिका द्विसदनीय होनी अनिवार्य होती है। जो निम्न सदन है वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जो ऊपरी सदन है वो संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये व्यवस्था हमारे देश में भी की गई है संविधान में। जो लोकसभा है वो जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है और जो राज्यसभा है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट है इसमें एकात्मक प्रवृत्तियां। एकात्मक प्रवृत्तियों का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ आप इस तरीके से भी जान सकते हो, माने एकात्मक शासन प्रणाली के कुछ गुण। हमारे संविधान में जब दोहरी व्यवस्था अपनाई गई है जो कि संघात्मकता का लक्षण है, साथ ही साथ संविधान में कुछ ऐसे लक्षण भी हैं, कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो एकात्मक शासन प्रणाली में पाए जाते हैं। वो किस तरह के हैं? एकात्मक शासन प्रणाली का अर्थ क्या है? उसमें प्रांतों को अलग से कानून निर्माण के विषय स्थायी रूप से नहीं दिए जाते। केंद्रीय सरकार के पास होती है कानून निर्माण की शक्ति। केंद्रीय सरकार यदि अपने विषयों का हस्तांतरण करती भी है तो उसकी मर्जी पर होता है, जब चाहे दे और जब चाहे वापस ले ले उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार। लेकिन संघात्मक शासन प्रणाली में ऐसा नहीं होता, वापस नहीं ले सकती। तो हमारे संविधान में एकात्मक शासन प्रणाली के कौन से लक्षण हैं? उसमें जो आलोचक है वो कई तो ये कहते हैं कि संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है। क्यों? क्योंकि जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को हम देखते हैं तो संघ सूची में तो 97 विषय हैं जिस पर केंद्रीय सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय पहले से ही कम है, 66 है मात्र। और फिर जो समवर्ती सूची के विषय है 47,
उस पर भी आधिपत्य तो केंद्र सरकार का ही हो गया ना। और जो विषय इन तीनों सूचियों में नहीं आए, रह गए, वो है अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट का अर्थ होता है बचा कुचा। और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, माने जो विषय इनमें कहीं वर्णित नहीं है तीनों सूचियों में, उन पर भी कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय सरकार को है। माने केंद्र को इतना अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, उसको पहले से ही बहुत ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। और यहाँ भी ये बात खत्म नहीं होती। संविधान का अनुच्छेद 352, जिसके अंतर्गत युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में यदि देश में आपातकाल लागू हो तो राज्यों की जो शक्तियां हैं कानून निर्माण की, माने जो राज्य सूची के 66 विषय हैं, उन पर कानून निर्माण की शक्ति केंद्रीय सरकार को प्राप्त हो जाती है। इसी तरीके से ही अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत क्या व्यवस्था है? राष्ट्रपति को यदि ये विश्वास हो जाए राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा, माने किसी और सोर्स से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि राज्यपाल की रिपोर्ट ही उसका आधार हो उसके विश्वास का। राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि राज्य में शासन संविधान के अनुरूप संचालित नहीं किया जा रहा, संवैधानिक मशीनरी विफल हो गई है, संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है, यदि ये विश्वास राष्ट्रपति को हो जाए तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उस राज्य में इमरजेंसी लागू कर देता है, आपातकाल लागू कर देता है, जिसे कहा जाता है राज्य में राष्ट्रपति का शासन। ये किसी एक में भी हो सकता है और एक से ज़्यादा में भी हो सकता है, वो स्थिति पर निर्भर करता है। तो उस स्थिति में भी जो राज्य सूची के 66 विषय हैं, उस संबंधित राज्य के जो ये 66 विषय हैं, उस पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को प्राप्त हो जाएगी। माने कलम के एक झटके से, अनुच्छेद 352 को हम देखते हैं, कलम के एक झटके से जो संघात्मक शासन प्रणाली है एकात्मक में परिवर्तित हो जाती है। इसी तरह से ही जब दोहरी व्यवस्था है तो सारा ही कुछ, सारे पद भी सेम वही के वही दोहरे हैं, नाम बदले हुए हैं। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री का पद है तो राज्य में मुख्यमंत्री का पद है, केंद्र में राष्ट्रपति का पद है तो राज्य में राज्यपाल का पद है। अब यहाँ हम अंतर देखते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, केंद्र में जो कार्यपालिका है उसका अध्यक्ष राष्ट्रपति है और उसका जो चुनाव है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। माने जनता जो प्रतिनिधि चुनती है वो आगे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दूसरी ओर राज्य में जो कार्यपालिका अध्यक्ष है वो कौन है? राज्यपाल। लेकिन उसका तो चुनाव नहीं होता, उसको कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। और उसकी पद की अवधि भी क्या है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। माने जब तक राष्ट्रपति उसके कार्य से खुश है, संतुष्ट है, तब तक वो पद पर रहेगा, उसको कभी भी हटाया जा सकता है। और राज्यपाल का एक काम है हर 15 दिन में राज्य की जो रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार को भेजनी है, राष्ट्रपति सचिवालय को भेजनी है। अब क्योंकि ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, तो ये एक तरह से केंद्र सरकार का एजेंट बनकर राज्य में रहता है, सारी तो सूचनाएं भेजेगा। और यदि केंद्र सरकार चाहे कि सूचना ऐसी होनी चाहिए कि राष्ट्रपति शासन का आधार बन जाए, अनुच्छेद 356 के प्रयोग का आधार बन जाए, तो राज्यपाल वो भी देगा। होगी ना गड़बड़ इसमें। माने जो राज्यपाल है वो केंद्र सरकार का एजेंट बनकर राज्य में काम करता है, सारी सूचनाएं ऊपर भेजता है और उन्हीं केंद्र सरकार के अनुरूप ही कार्य करता है। तो ये क्या हुआ? संघात्मक होते हुए भी कहीं ना कहीं बीच में झोल है, ना ये पूरी तरह से एकात्मक हुई, ना ये पूरी तरह से संघात्मक हुई। इसी तरह से ही संघात्मक शासन प्रणाली की एक विशेषता होती है दोहरी नागरिकता। जो व्यक्ति है उसको दो जगह की नागरिकता मिलती है, एक नागरिकता देश की मिलती है और एक प्रांत की मिलती है। हमारे देश में नागरिकता एक ही है, हम सब भारत के नागरिक हैं। इसी तरह से
व्यवस्था, वो भी एक है रही है। हमारे देश में ऐसा नहीं है कि जो केंद्र सरकार के जो विषय है, जो कानून केंद्रीय सरकार ने बनाए हैं उनका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगी, जो राज्य सरकार ने कानून बनाए हैं उनका फैसला हाई कोर्ट करेगी, ऐसा नहीं है। हमारे देश में जो न्याय प्रणाली है ये सीढ़ीदार व्यवस्था है। जितने भी न्यायालय हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत उसी के निर्देशन में और उसके निर्देशानुसार ही कार्य करते हैं। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। सारे मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाए जा सकते, केवल कुछ एक मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सीधे ले जाए जा सकते हैं। बाकी मामले केवल और केवल अपील के रूप में जाते हैं। अपील का अर्थ यह है कि पहले वो मुकदमा किसी और अदालत में लड़ा जा चुका है, वहाँ फैसला दिया जा चुका है न्यायालय के द्वारा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है चाहे वो हाई कोर्ट है, और साथ ही साथ वो कोर्ट उसको सर्टिफाइड करेगी कि इस मामले में आगे अपील की गुंजाइश है, तभी वो मामला आगे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो इस तरीके से जो इसमें हमारा जो संविधान है, हालांकि हमारे संविधान में संघात्मक शब्द कहीं नहीं प्रयोग किया गया पूरे संविधान में, तो ऐसे में इसमें संघात्मक शासन प्रणाली के गुणों के साथ साथ कुछ जो तत्व हैं वो एकात्मक शासन प्रणाली के भी शामिल हैं। इसलिए हमारे जो देश की व्यवस्था है उसको अर्ध संघात्मक व्यवस्था भी कहा जाता है।